हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करने चल रहे हैं कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमारे कितने टॉपिक्स हैं। आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं। तो एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक की हम लोग नोट्स भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख के रखा है थंबनेल पे कि आप यहाँ पर नोट्स भी पाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, चाहे वो इंग्लिश के बच्चे हो या फिर हिंदी के बच्चे हो, सबके लिए नोट्स यहाँ पर अवेलेबल होगी। बस वीडियो को केवल लास्ट तक देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है आपने पढ़ा हो, अच्छे से समझा नहीं हो, तो यहाँ पर उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एकदम विथ प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक लैपटॉप भी है, तो अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताना है तो हम वहाँ पर प्रैक्टिकली भी चीज़ों को बताएंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और समझाएंगे। और केवल यही चैप्टर नहीं, बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वे सारे हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक से। हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंट्रो तो हो जाए। तो कंप्यूटर की डिफिनेशन होती है कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन विच परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ फिनोमिनल स्पीच एंड एक्यूरेसी। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन होती है जो सटीकता के साथ अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाओं को करता है। तो इसके कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि बहुत ही सटीकता के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अच्छा काम करती है। किसके साथ करती है? अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाओं को करती है। तो कंप्यूटर को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक डिफिनेशन और ले रहे हैं, जो कि है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। आइए अब 1 मिनट के अंदर कंप्यूटर को थोड़ा सा फील करते हैं, ताकि आपको कंप्यूटर की फीलिंग आ जाए कि कंप्यूटर अगर ना होता दुनिया में तो किस तरीके के काम किस तरीके से हो रहे होते। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सरकार की एक वैकेंसी को लेते हैं। तो मान लीजिए सरकार ने एक वैकेंसी निकाली है, तो अगर कंप्यूटर ना होता तो सभी बच्चे उस फॉर्म को ऑफलाइन लेते, जा कर के एक जगह इकट्ठा होते, पहले वहाँ भीड़ लगती, पहली चीज़। उसके बाद सारे लोग फॉर्म को भरते, भरने के बाद वहाँ पर उसको जमा करते और जमा करने पर भी वहाँ पर भीड़ लगती। फिर इतने सारे जो फॉर्म्स हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख और बहुत सारे वैकेंसीज़ में तो बहुत सारे 10 लाख, 15, 20, 30, 40 लाख तक के फॉर्म भरते हैं। तो इतने ज़्यादा जो फॉर्म है वो कैसे सारे मैनेज होंगे, सबके एडमिट कार्ड भी बनाने होंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। अब यही चीज़ कंप्यूटर के साथ समझते हैं। अगर यही चीज़ कंप्यूटर के साथ है तो कंप्यूटर में सारा डेटा फीड किया जाएगा अलग अलग कंप्यूटर्स में और उसको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब उस सारे डेटा से मिला करके एडमिट कार्ड बनाया जाएगा और एडमिट कार्ड को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और सभी बच्चे अपने घर बैठे उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल है कंप्यूटर होने का। और कंप्यूटर ना होता तो आप देख रहे हैं कैसा होता, कंप्यूटर है तो किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में तो देखा ही होगा। इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो सेम आपको वही रिजल्ट देती है जो आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप जो सर्च करते हैं वही आता है। तो इंटरनेट पे सारा कुछ सेव है, आप जो सर्च करते हैं वह आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ कंप्यूट होता है, कैलकुलेट होता है। जो यूज़र सर्च करता है, जो यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, जो डाटा देता है, उसको प्रोसेस करके वो उसका रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर हमारा काम करता है। तो आई होप आप अब कंप्यूटर को थोड़ा सा समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, उसकी नीड को भी समझ गए होंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब इसके बाद समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर को मेनली 3 अलग अलग बेस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज यानी कि ऑपरेशन, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ साइज।
तो इन तीनों बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेस पे जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वे तीन तरीके के होते हैं, जो कि हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले नाम जान लेते हैं। इसके बाद दूसरा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें होते हैं चार तरीके के। इसमें सबसे पहला है मिनी कंप्यूटर, फिर होता है मैक्रो कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम और उसके बाद होता है सुपर कंप्यूटर। तो इन सभी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसमें सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स? तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो निरंतर बदलने वाले भौतिक मात्राओं को मापते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वोल्टेज, टेम्परेचर और दबाव, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको मेज़र करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर, जो कि सभी गाड़ियों में स्पीड को मेजर करने के लिए लगा होता है। आप लोगों ने उसके देखा होगा जहाँ पर गाड़ी की स्पीड देखते हैं। उसके बाद है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मेज़र करने के लिए यूज होता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है। और उसके बाद आता है एनालॉग वोल्ट मीटर। एनालॉग वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है। यहाँ पर आप इसका एक डायग्राम भी देख सकते हैं जो कि एनालॉग वोल्ट मीटर है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हों कि क्या एक वोल्ट मीटर कंप्यूटर होता है, गाड़ी में उसकी स्पीड को बताने वाला एक कंप्यूटर होता है। तो बिल्कुल जी हाँ, ये सारे कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर का मतलब वही नहीं कि जो बड़ी सी स्क्रीन हो, एक कीबोर्ड हो, माउस हो। कंप्यूटर का मतलब होता है किसी भी डाटा को मेजर करके उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना, उसको बताना हमारा कंप्यूटर होता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो अपने डेटा को, जो अपने आउटपुट को एक डिजिट के फॉर्म में नहीं देते हैं बल्कि एक रेंज में देते हैं। जैसे एग्जांपल में समझने के लिए आप एक वॉच को समझिए। आपके पास वॉच जो है दो तरीके की आती है। एक आती है सुई वाली, जिसमें एक सुई घूमती रहती है, और एक आती है डिजिटल वॉच, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वॉच। तो उसमें आप लोगों ने देखा है क्या अंतर होता है। जो हमारी सुई वाली होती है उसमें आप बता नहीं सकते एग्जैक्ट टाइम पर के कि क्या टाइम हो रहा है, यानी कि जो सुई है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो ये कॉन्टीन्यूअस जिसमें डेटा हमारा चेंज होता रहता है वो होती है हमारी एनालॉग। और डिजिटल क्या होता है? डिजिटल में आपको डिजिट के फॉर्म में दिखती है, जैसा कि आप फ़ोन में देखते हैं। फ़ोन में अगर आप जैसे देख रहे हैं, मान लीजिए सुबह आपको उठना है तो सुबह आप देखेंगे कि 6:00 हुआ है, तो वो बहुत देर बाद में बदलता है जा कर के डेटा, यानी कि 1 मिनट बाद वहाँ पर 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आता है। लेकिन अगर आप घड़ी की सुई वाली देखेंगे तो उसमें जो सुई है वो निरंतर बदलती रहती है। तो ये अंतर होता है एनालॉग और डिजिटल में। आई होप आप इस अंतर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे घड़ी के एग्जाम्पल से। इसके बाद दूसरा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को बाइनरी फॉर्म, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में प्रोसेस करते हैं, और ये गणितीय और तार्किक संक्रियाओं को जल्दी और सटीक रूप से करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके के कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। इसके एग्जांपल्स में है पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग बिजनेस काम के लिए, आप लोगों ने देखा होगा जब आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वह एक पीसी ही होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। उसके बाद कैलकुलेटर आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके दुकानों में होता है या फिर आपने अपने पास में रखा होगा कैलकुलेट करने के लिए कोई चीज़ें। स्मार्टफोन आपका हो गया, जिसको हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये एक डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के प्रॉपर्टीज़, यानी कि गुणों को मिला करके बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर प्रोसेस करते हैं, यानी कि ये लोग पहले एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम करते हैं और उस डेटा को डिजिट के फॉर्म में चेंज करते हैं, और जब डिजिट के फॉर्म में आ जाता है तो डिजिटल कंप्यूटर के जैसे काम करते हैं और उसको फिर प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से इनका काम होता है। अब इस तरीके के जो कंप्यूटर्स होते हैं वे कहाँ होते हैं, यानी कि इनका एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें सबसे पहला है मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो आप लोगों ने आईसीयू में देखा होगा कि एक कंप्यूटर रखा होता है। अगर रियल में देखा होगा तो ठीक
ठीक, नहीं तो आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि वहाँ पर एक आईसीयू के अंदर एक कंप्यूटर रखा रहता है जिसमें 2 तरीके के डेटाज चलते रहते हैं, किसी में नंबर्स लिखे होते हैं, किसी में सिग्नल्स बने होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं आईसीयू मॉनिटर्स। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लाइट सिमुलेटर्स। तो ये एक तरीके के इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक पायलट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो पायलट होते हैं वहाँ पर सीखने के लिए ये जो फ्लाइट सिमुलेटर्स होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये पूरी फ़्लाइट नहीं होती है, केवल जो आगे का बॉक्स होता है जहाँ पर जो पायलट होते हैं बैठते हैं उसी तरीके से ये बना रहता है। तो केवल वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरीके से जहाज़ चलेगी, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़, यानी कि जो कंप्यूटर है वह किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और एक होते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो सबसे पहले समझिए कि जनरल पर्पज़ कंप्यूटर क्या होता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो कई अलग अलग कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं उन्हें हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे कि हमारा पीसी होता है, पीसी में हम लोग कई काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप होता है, जैसे हमारा फ़ोन होता है, तो ये सारे हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। इनमें हम लोग कई काम को एक साथ कर सकते हैं, कई कामों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके के कंप्यूटर्स को हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके बाद सेकंड आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर जो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है एटीएम मशीन। आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि उस मशीन का काम केवल पैसे निकालने के लिए, अपने बैंक का पैसा चेक करने के लिए, मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए और पिन जनरेट करने के लिए, इन्हीं सब के लिए यूज होता है। और बाकी काम के लिए वो यूज नहीं होता कि हम उसमें फ़ोटो कॉपी कर सकें या फिर फ़ोटो बना सकें, पीडीएफ बना सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकें, ऐसा उसमें नहीं कर सकते। वो केवल एक काम के लिए बनाई गई है, इसी वजह से उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल्स, जो कि लाइट को जलाते हैं कि कब रेड वाली जलेगी, कब ग्रीन वाली और कब येलो वाली। और उसके बाद एक एग्जांपल और है जो कि है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, कंपनियों में इसका यूज होता है और बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि कंप्यूटर कितने बड़े हैं उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, यह आकार में सबसे छोटे होते हैं और इसका उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, यानी कि इस पे केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया होता है। एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप, यानी कि जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, और उसके बाद लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, फ़ोन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वे हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स। और जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है लैपटॉप और एक होता है पैमटॉप। डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको डेस्क पे रख करके, एक टेबल पे रख करके यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसको डेस्कटॉप कहते हैं। लैपटॉप आप लोगों ने सुना होगा कि इसको लैपटॉप कहते हैं, लेकिन आप लोग हो सकता है नहीं जानते हो इसको लैपटॉप क्यों कहते हैं। क्योंकि हम लोग इसको गोद में लेकर के, यानी कि अपने गोद में रख करके यूज कर सकते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं लैपटॉप। लैप का मतलब होता है गोद। और उसके बाद आता है पैमटॉप। पैमटॉप क्या होता है, पैम का मतलब होता है हथेली, तो हथेली में रख करके जिसका यूज कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैमटॉप। इसमें आता है हमारा स्मार्टफोन, जो छोटे वाले फ़ोन आते हैं, ये सारे आते हैं। इसके बाद दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर ना तो बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं, ये मीडियम साइज़ के होते हैं। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर से शक्तिशाली होते हैं। यानी कि माइक्रो में हम लोग केवल एक लोग यूज कर सकते थे उनको, केवल सिंगल लोगों के लिए उसको बनाया जाता था, लेकिन इसमें कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि 10 से 15 या 15 से और ज़्यादा लोग इस पर अच्छे से काम कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर पे। इसका यूज बिजनेस वगैरह के लिए किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं DEC PDP-11, IBM सिस्टम बाई 3, HP 3000, डाटा जनरल नोवा, वैक्स 11, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जिन पर 100 लोग
या फिर 1000 लोग काम कर सकते हैं, इतनी इनकी क्षमता होती है। अब इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इनका यूज किया जाता है जो डेटा है उसको एनालिसिस करने में। किसी भी बड़े संगठन के, जैसे कि सरकार के जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकार के, उनका डेटा एनालिसिस करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं IBM जेड सीरीज़, हिटाची Z800, बुल DPS 9000, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद लास्ट है सुपर कंप्यूटर। यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं और बहुत ही क्षमता वाले होते हैं। इनका उपयोग हम लोग करते हैं अत्यधिक जटिल जो गणनाएं होती हैं उनको करने के लिए, जैसे कि मौसम की पूर्वानुमान लगाने के लिए, वैज्ञानिक कैलकुलेशंस करने के लिए, परमाणु अनुसंधान होते हैं तो उन सब में उनका कैलकुलेशन करने के लिए, इन सब चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं एक सुपर कंप्यूटर का, जिसकी जो क्षमता है बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स है IBM सुमित, क्रे XC50, सनवे तेहुलाइट, सियारा, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में भी एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है जिसका नाम है परम, जो कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भी था। तो ये रहा पूरा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कंप्यूटर का जनरेशन, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन्स हो चुकी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस जनरेशन में किन चीज़ों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाया जाता था, और जो ऑपरेशंस हैं, जो काम है, वो किस तरीके से कंप्यूटर से लिया जाता था, और कंप्यूटर उसको आउटपुट किस तरीके से देता था। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर किस तरीके के हुआ करते थे। तो जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है, वे मानी जाती है 1940s से लेकर के 1950s तक। इसके बीच जो कंप्यूटर यूज होते थे, जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, उसको कहते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो इसमें हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्या होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। और इसके मेन कंपोनेंट हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग सर्किट के लिए यूज करते थे। और एक कंपोनेंट और होता था जिसका नेम होता है मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम को एज ए मेमोरी हम लोग यूज करते थे, जैसे कि हम लोग अभी चिप वगैरह यूज करते हैं, अभी तो फ़ोन में भी बना हुआ आता है, यानी कि फ़ोन में पहले से ही एक मेमोरी लगी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक मैग्नेटिक ड्रम होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसका यूज हम लोग करते थे किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। और अगर बात करें कि इसमें किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती थी, तो इसमें यूज होती थी मशीन लैंग्वेज। और इसके एग्जाम्पल्स हैं यूनिवैक और एनीवैक। तो ये दो इसके एग्जांपल्स हैं। आइए बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हिंदी में भी लिखी गई है और इंग्लिश में भी लिखी गई है। तो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी ठीक कर लीजिए, आपको साफ साफ सारे अक्षर दिखेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में है कि यह बहुत ही ज़्यादा बिजली की खपत करता था, यानी कि इसमें बिजली बहुत ही ज़्यादा लगती थी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आकार में यह बहुत ही बड़े होते थे और बहुत ही ज़्यादा हीट करते थे। और अगर हम आपको बताएं तो इनका आकार एक रूम के बराबर होता था। जितना बड़ा एक कमरा होता है उतना बड़ा एक कंप्यूटर होता था। और इनके कार्य करने की स्पीड भी बहुत ही कम होती थी। इनको ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता था और आदमियों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। यानी कि कंप्यूटर कोई चीज़ें अपने से नहीं करता था, जब हर चीज़ इंस्ट्रक्शन दी जाती थी तभी करता था, यानी कि ऑटोमेटिक इसमें कोई सिस्टम नहीं था। इसके बाद आती है कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन, जो कि चलती है 1950s से 1960s तक। यानी कि इनके बीच जो कंप्यूटर यूज होते थे उनको हम लोग कहते थे कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन। इसमें यूज होते थे ट्रांजिस्टर्स, और जो कि उसके मेन कंपोनेंट्स होते थे सर्किट के लिए। और मेमोरी के लिए यहाँ पर यूज होता था मैग्नेटिक कोर, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें इसके लैंग्वेज की, तो इसमें मशीन लैंग्वेज की जगह यूज होने लगी असेंबली लैंग्वेज। और इसके एग्जांपल्स में है IBM 7094, यूनिवैक 1108। तो अब अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो पहले यूज करते थे हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स, उसके जगह पे हम लोग यूज करने लगे ट्रांजिस्टर। तो जिसके वजह से इसके जो साइज़ है वो छोटी हो गई और बिजली की खपत भी बहुत ही कम हो गई।
और दूसरा पॉइंट है कि यह फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी तेज़ हो गया और इस पे लोग विश्वास के साथ काम कर सकते थे, यानी कि विश्वसनीय भी हो गया। इसमें चीज़ों को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। और अब इस तरीके के कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान हो गया था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रखेंगे और अपने नोट्स में लिखते चलिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन को। तो 1960s से लेकर के 1970s तक के जो कंप्यूटर्स थे उनको कहा जाता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसी इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। और इसके मेन कंपोनेंट्स में आईसी रहता था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और मेमोरी के लिए हम लोग यूज करते थे सेमीकंडक्टर्स। और उसके बाद अगर बात करें इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो इसमें हम लोग यूज करने लगे थे हाई लेवल लैंग्वेज। इसके पहले जितने भी कंप्यूटर्स हमने पढ़े, यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, उसमें हम लोग यूज करते थे लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके एग्जाम्पल्स हैं फोर्टेन और कोबोल। तो इन लैंग्वेजेस का यूज हम लोग करने लगे थर्ड जनरेशन में। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में है IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़। तो ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। और अगर आप बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आईसी के उपयोग होने की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने की वजह से इसका जो आकार है बहुत ही कम हो गया और जो इसकी लागत है वो दोनों से कम हो गई, यानी कि जो इसका खर्चा था वो भी कम आने लगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये कंप्यूटर बहुत ही छोटे हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा बिजली भी नहीं लेते थे। उसके बाद बात करें अगर इफ़िशियंसी की और स्पीड की, तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी थी और इफ़िशियंसी भी काफ़ी ठीक हो चुकी थी। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे, यानी कि कई प्रोग्रामिंग एक साथ हम लोग रन कर सकते थे, कई प्रोग्राम एक साथ चला सकते थे। और इसी टाइम पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी डेवलप किया जा चुका था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस, यानी कि इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई थी कि यूजर्स जो है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। और जो इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे वे बहुत ही बेहतर हो चुके थे, यानी कि हम लोग कंप्यूटर से अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से जोड़ पा रहे थे। उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, क्या उनको इनपुट देना है, वो अच्छे तरीके से दे सकते थे। और उनसे क्या आउटपुट निकालना है वो भी हमको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा था। तो थर्ड जनरेशन तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही थी। इसके बाद आता है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, जो कि 1970 से अभी तक के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती थी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। और इसका मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर होता था और मेमोरी के लिए यहाँ पर हम लोग सेमीकंडक्टर ही इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर बात करें इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसमें हम लोग यूज कर रहे थे C++। इस तरीके के जो लैंग्वेजेस हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज हो रही थी। और उसके बाद अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल में है IBM PC और एप्पल की मैग्नेटोस। और इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट है कि माइक्रो प्रोसेसर के कारण इसमें जो कंप्यूटिंग पावर थी, जो गणना करने की शक्ति थी, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और इसकी इफ़िशियंसी में भी वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो PC कंप्यूटर्स थे वे आ चुके थे। और इसमें हम लोग ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का उपयोग करते थे और माउस और हैंड हेल्ड डिवाइसेस का उपयोग करने लगे थे। और इसी के साथ साथ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में नेटवर्क सिस्टम और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक आ चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें रहीं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी थी। तो प्रेजेंट टाइम के और आगे के जो कंप्यूटर्स होंगे ये सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होंगे। इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वे है AI टेक्नोलॉजी। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें एक टेक्नोलॉजी और यूज की जाती है जिसका नेम है मशीन लर्निंग। और बात करें अगर इसके कंपोनेंट्स की, मेन कंपोनेंट्स की, तो इसमें सबसे पहला मेन कंपोनेंट है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। और उसके बाद AI हार्डवेयर यूज किए जाते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग यूज की जाती है। उसके बाद बात करें अगर इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि किस लैंग्वेज में इसके प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, तो वह है AI लैंग्वेज। AI लैंग्वेज में हमारी कुछ लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हैं प्रोलॉग और लिस्प। इसमें पाइथन लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है ML यानी कि मशीन लर्निंग में और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इसके एग्जाम्पल है IBM वाटसन और गूगल डीप माइंड।
और इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट है कि इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि सीखने और तर्क करने में सक्षम है। यानी कि इस समय में ऐसे इंटेलिजेंस आ चुके हैं जो कि तर्क कर सकते हैं और खुद सीख सकते हैं, यानी कि मशीनें खुद ब खुद चीज़ों को सीख रही हैं और उसके बाद हमको आउटपुट दे रही हैं। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं एआई का नाम सुना होगा अभी प्रेजेंट टाइम में। तो वहाँ पर देखा होगा कि अगर हम कोई सा क्वेश्चन उससे पूछते हैं तो उसका आंसर हमको बहुत अच्छे तरीके से देता है। तो वो सारी चीज़ें अभी के कंप्यूटर्स में यूज हो रही हैं। यही हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो ह्यूमंस की नेचुरल वॉइस होती है, जो नेचुरल उसकी लैंग्वेज होती है, उसको हम लोग इसके प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हैं। यानी कि हम लोग नॉर्मली जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उनका यूज करके हम लोग कोडिंग कर पाएंगे और इसको प्रोसेसिंग के लिए इसको प्रोग्राम बना पाएंगे। और उसके बाद है एडवांस रोबोटिक्स। तो जैसा कि आप लोगों ने किसी मूवी वगैरह में देखा होगा कि रोबोट्स वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे 5th जनरेशन के लिए हैं। और इसके बाद इसमें हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक साथ हम लोग कई कामों को कर सकते हैं। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच इंटरेक्शंस है, यानी कि जब हम उनको इनपुट देते हैं और वो हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। तो वो चीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार हुआ है, यानी कि हम कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को दे पा रहे हैं और कंप्यूटर उसके जवाब में हमको बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट दे पा रहा है। और इस जनरेशन में हम लोग VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी और AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटीज़ का उपयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का कोई यंत्र, कोई आँख में लगाया हुआ कोई वीडियो देखा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं VR। तो VR का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी चीज़ को 3D फॉर्म में देख सकते हैं। तो जब हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये चीज़ें हमारे पास में ही हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किस जनरेशन में किस तरीके के कंप्यूटर्स यूज होते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, कौन से लैंग्वेज यूज होती थी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में आपके स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही आसान होती हैं। आप उसको पढ़ करके अच्छे से समझ जाएंगे, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होता है, तो इस वजह से उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनसे यूजर्स अपने डेटा को, अपने निर्देशों को कंप्यूटर में डालता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर होता है, उसमें कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड में अगर हम कोई बटन दबाते हैं तो वहाँ पर हमारा मॉनिटर है उस पर टाइप हो जाता है। तो यानी कि अगर हम ए दबाते हैं तो वहाँ पर ए लिखेगा, अगर हम बी दबाएंगे तो वहाँ पर बी आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे डेटा हैं, जो हम चाहते हैं उसको कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर में सेव करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। और ये जो डिवाइसेस होती हैं ये किस तरीके से काम करती हैं, तो जब हम कोई सी बटन दबाते हैं तो वो उस चीज़ को एक सिग्नल्स में बदल देती हैं, जिस सिग्नल्स को कंप्यूटर समझता है और उस सिग्नल्स को ले जाती है कंप्यूटर के अंदर और वहाँ पर वो टाइप हो जाता है। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम यानी कि वेब कैमरा, उसके बाद स्क्रीन टच, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब हमें इनके एक एक एग्जांपल्स के बारे में डिटेल में समझना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले है कीबोर्ड, जिसका यूज हम लोग टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है माउस। माउस का यूज हम लोग कर्सर को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर में कर्सर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए। अब इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा जब फोटो कॉपी करवाते हैं तो वहाँ पर किसी भी कॉपी को स्कैन करके अंदर कंप्यूटर के अंदर ले जाया जाता है, तो उसका यूज हम लोग करते हैं, स्कैनर के थ्रू होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए कॉपी में। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो वॉइस को कैप्चर करता है और कंप्यूटर में ले जाता है। हमारे फ़ोन्स वगैरह में भी एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसके थ्रू हमारी वॉइस अंदर जाती है और जब हम किसी से बात करते हैं तो वो आवाज़ उसके पास पहुँचती है।
इसके बाद बहुत ही लेटेस्ट इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन पर हम लोग उंगली से टच करते हैं और कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें पहुंच जाती हैं जो हम टच करते हैं, वो चीज़ें खुल जाती हैं। तो इस तरीके से यह भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए। इसके बाद है वेब कैम, जो कि हमारी फ़ोटोज़ को खींचता है, वीडियोज़ को बनाता है और फिर वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कंप्यूटर के अंदर जा पाती हैं। तो इसके बारे में भी इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए। इसके बाद है ग्राफिक टैबलेट्स, यह भी एक इनपुट डिवाइस होती हैं। इसके थ्रू हम किसी भी ड्राइंग को बना करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी ड्राइंग्स बनाने के लिए हम लोग इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है जॉयस्टिक। इसका यूज हम लोग करते हैं गेम खेलने के लिए। जब कंप्यूटर्स वगैरह पे गेम खेलते हैं तो उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो उसके लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर अपने रिजल्ट को यूजर्स को देता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग समझें स्पीकर को हम मान लीजिए कि कंप्यूटर में लगाते हैं और कंप्यूटर में एक सॉन्ग है जो कि उसमें सेव है। तो उसको अगर हम प्ले करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के फॉर्म में वहाँ पर सेव है। तो वो उस चीज़ को, जो हमारा गाना है, जो सॉन्ग है, उसको स्पीकर आवाज़ के रूप में बाहर कर देता है। इसी तरीके से जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर क्या करता है, जो भी अंदर सेव होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, उसको प्रिंटर बाहर निकाल देता है एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में। उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर में जो वीडियोज़ हम डालते हैं, उन वीडियोज़ को वो किसी स्क्रीन पर, कहीं किसी दीवार पर पे प्रोजेक्ट कर देता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से चीज़ों को निकाल करके यूजर्स को देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए आउटपुट डिवाइसेस में है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं आउटपुट डिवाइसेस के। तो आइए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जो कि इमेजेस को दिखाता है, वीडियोस को दिखाता है और जो टेक्स्ट होते हैं उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो इसके बारे में आप इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटर क्या काम करता है, जो हमारी इमेजेस है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पेपर पे छाप देता है, उनको पेपर पे एक हार्ड कॉपी के रूप में तैयार कर देता है। ये हमारे प्रिंटर का काम होता है। तो इसके बारे में आप इन चीज़ों के लिखेंगे। इसके बाद आएगा स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि ऑडियो को, जो कि सिग्नल्स के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर होती है, उसको ध्वनि के रूप में बाहर प्रदर्शित करता है, तो जिससे हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो स्पीकर के लिए आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रोजेक्टर क्या करता है, किसी भी वीडियोस को, किसी भी फ़ोटो को, किसी भी इमेज को किसी दीवार पर या फिर किसी बड़े स्क्रीन पर उसको प्रदर्शित करता है। तो इसका ये काम होता है कि छोटे से वीडियोस को किसी बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। इसके बाद है प्लॉटर, जो कि एक प्रिंटर ही होता है, लेकिन यह बहुत बड़े बड़े चीज़ों को प्रिंट करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े आप लोगों ने देखे होंगे प्रचार करने के लिए लगाए जाते हैं, तो उनको छापने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लॉटर का इस्तेमाल वही नहीं, बल्कि प्लॉटर का इस्तेमाल बड़े बड़े ड्राइंग्स को बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि जैसे बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनती है, जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जहाज़ है, तो उनकी जो ड्राइंग्स बनती है, तो जब उसको छापा जाता है तो उसके लिए हमारा प्लॉटर काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो इस तरीके से जो हमारा ये टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का, वो ख़त्म होता है। और अब हम लोग पढ़ने चल रहे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कोई इंट्रो नहीं था, इसको केवल हमने आपको इस वजह से सुनाया ताकि कब से पढ़ते पढ़ते आप थक चुके होंगे तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। तो टॉपिक हमारा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जो फिजिकली टच किए जा सकते हैं, यानी कि हम उनको हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वे हार्डवेयर पर ही काम कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर नहीं होते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल्स में है CPU, मेमोरी जो कि डाटा को स्टोर करती है, और स्टोरिंग डिवाइसेस जैसे कि HDD,
और इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बताता है कि उसको किस तरीके से कार्य को करना है। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड में हम लोग अगर ए दबाते हैं तो कंप्यूटर में ए लिख जाता है, और अगर बी दबाते हैं तो बी लिख जाता है। तो कौन से बटन पे क्या लिखना है ये कौन बताता है, ये सॉफ्टवेयर बताता है। और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। आज तक किसी ने किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं देखा है, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है और हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसके एग्जांपल्स में है कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम, ऑटोकैड, वीएलसी मीडिया प्लेयर। और अगर फ़ोन में बात करें तो फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। यह जो सॉफ्टवेयर होता है वह 3 तरीके का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर और जो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, उनके बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस प्रदान करने का मतलब है कि उनके बीच एक कनेक्शन को बनाता है, तभी जाकर के जब हम कोई हार्डवेयर पे काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में जाता है। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से ही कंप्यूटर में कंपनियों के द्वारा बना करके दिए जाते हैं, और जो यूजर्स होता है, जो उनको यूज करता है, वो उसमें कुछ भी बदल नहीं सकता है। इसका प्रमुख उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके और भी एग्जांपल्स है जैसे विंडोज़ वगैरह। अब इसके बाद दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम के लिए उपयोग किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, किसी भी रिज्यूम वगैरह को बनाने के लिए। और उसके बाद है एडोब फोटोशॉप, इसका यूज़ किया जाता है किसी भी फ़ोटो को बनाने के लिए, फ़ोटो को कट करने के लिए, उसमें से बैकग्राउंड हटाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ऑटोकैड, इसका यूज़ किया जाता है 3D डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो ये सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बात करें फ़ोन की, तो जो फ़ोन में हम लोग ऐप्स यूज करते हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसके बाद लास्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की, जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, उसकी सुरक्षा को देखते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं घुस जा रहा है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल्स में है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट टूल, बैकअप सॉफ्टवेयर। तो ये हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझा। अब इसके बारे में डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछता है, तो आइए डिफरेंस को समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका सबसे पहला पार्ट है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। और अगर बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे विदाउट हार्डवेयर काम नहीं कर सकते, और यही चीज़ हार्डवेयर के लिए है कि जो हार्डवेयर होते हैं वे बिना सॉफ्टवेयर के टास्क के काम नहीं कर सकते। इसके बाद अगला अंतर है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, यानी कि सॉफ्टवेयर टच नहीं किया जा सकते, एंड हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच, जो हार्डवेयर होते हैं वे देखे भी जा सकते हैं और छुए भी जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें डिबग्ड किया जाता है। डिबग्ड का मतलब है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें त्रुटियों को ढूंढा जाता है कि कहाँ पर दिक्कत है और उसको ठीक किया जाता है। लेकिन हार्डवेयर में जब प्रॉब्लम्स आती है तो उनको रिपेयर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सॉफ्टवेयर होता है अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग री इंस्टॉल करते हैं और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम आती है तो उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है, उसको बदल करके दूसरा लाना पड़ता है। आप और भी पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिख सकते हैं, इतने पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया। तो इस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मेमोरी। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो डेटा और निर्देशों को टेम्परेरी या फिर परमानेंटली स्टोर करता है, जिससे प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को आसानी से और जल्दी से एक्सेस किया जा सके और कंप्यूटर में लाया जा सके। यह मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि इनके बीच डिफरेंस को देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर उनके बारे में एक साथ पढ़ भी लेंगे और डिफरेंस भी हो जाएगा।
तो इसके डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम लोग मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और आपको बता दें कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसके बगैर जो हमारा कंप्यूटर है वह नहीं चल सकता। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या फिर बैकअप मेमोरी, और इसको हम लोग एक नाम और से जानते हैं, उसका नेम है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा होता है उसको हमारा प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है उसको प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वह है कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों तरीके की हो सकती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह केवल नॉन वोलेटाइल होती है। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? तो अगर कोई भी मेमोरी जिसको चलने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, यानी कि जब तक पावर उसमें दी जा रही है तब तक उसमें डेटा सेव रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिसमें अगर हम पावर दे रहे हैं तब तक तो चल रहा है, लेकिन अगर पावर हटा भी लेते हैं तो भी जो उसमें डेटा है वो सेव रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, यानी कि जब हम पावर बंद करते हैं, पावर कट करते हैं, तो उसके सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करती है जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग सेमीकंडक्टर चिप का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का यूज करते हैं चीज़ों को सेव करने के लिए। और जो प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज होती है वह लिमिटेड होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं वे बहुत ही महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वे कम महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। यानी कि यूँ कहें तो प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है और सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइमरी मेमोरी में डाटा बहुत ही अच्छे तरीके से एक यूनिफॉर्म मैनर में रखा गया होता है और उसको ऑपरेट किया जाता है। और वहीं बात करें अगर सेकेंडरी मेमोरी के, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो अनयूनिफॉर्म होता है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं रैम, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ईटीसी। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी जिसको हम लोग यूएसबी ड्राइव्स बोलते हैं, पेपर टेप्स, पंच कार्ड्स, ये सभी क्या है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। मेमोरी में दो मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है रैम और एक है रोम। तो आइए इन दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। रैम एंड रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है और इनके बीच अंतर को हमको समझना है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नेम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है अभी हमने आपको बताया। अब फिर से समझ लीजिए कि वोलेटाइल मेमोरी उसको बोलते हैं जिसमें पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब तक हम पावर को देंगे तब तक उसमें डाटा स्टोर रहेगा, जैसे ही पावर कट करेंगे उसमें का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिनमें पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर पावर दे रहे हैं तब भी डाटा रहेगा और अगर पावर हटा ले रहे हैं तो उसमें डेटा सेव रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो रैम होती है वह महंगी होती है और जो रोम होती है वह सस्ती होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रैम जो होती है उसमें के जो डेटा होते हैं उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उसको इरेज भी किया जा सकता है। लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें जो डेटा अवेलेबल होता है उसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रैम होती है उसका यूज़ हम लोग टेम्परेरी स्टोरेज के लिए करते हैं और जो रोम होती है उसका यूज़ किया जाता है परमानेंट स्टोरेज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रैम पर जो हम लोग डेटा को लिखते हैं वह थोड़ा फास्टर होता है और जो रोम पर हम लोग डेटास को लिखते हैं वो थोड़ा स्लो होता है। इसके बाद अंतिम और लास्ट पॉइंट है कि जो रैम होता है उसके डेटा को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली उन चीज़ों को देख करके यूज कर सकता है। लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं होता है। रोम के जो डेटा होते हैं वह पहले रैम के पास में आते हैं, फिर जो सीपीयू है उसको एक्सेस करता है और यूज करता है। तो प्राइमरी मेमोरी के ये दो मेमोरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बीच डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं इनके बारे में डिटेल में चीज़ें आने वाली हैं। उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहेगा, आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह कंप्यूटर को चलने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती है। अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है फिर भी कंप्यूटर चल सकता है। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल केवल उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि पहले फ़ोन आते थे तो उसमें जो फ़ोन होता था वो 16 GB का हो गया, तो उसमें हम लोग कुछ एक चिप लगा करके, छोटी सी चिप लगा करके उसके स्टोरेज को और बढ़ा देते थे। तो ये जो चिप होती थी ये एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। आई होप आप इन्हें समझ पाए होंगे। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहला है हार्ड डिस्क डिवाइस। इसमें एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि घूमती रहती है और वह चीज़ों को सेव करती है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में इसको अच्छे से लिखिए। इसके बाद आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यह एक ऐसी ड्राइव होती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बहुत ही तेज़ होती है, जो HDD होती है उससे तेज़ होती है और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, यानी कि कोई चीज़ इसमें घूमती नहीं है। इसके बाद है USB फ्लैश ड्राइव। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखती है। तो ये एक छोटी सी डिवाइस होती है, पोर्टेबल होती है, यानी कि एक जगह से हम डेटा को निकालते हैं और उसको दूसरे जगह ले जा करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है CD या फिर DVD। तो CD या DVD तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ये एक डिस्क के जैसे होती है, पतली, और ये प्लास्टिक की बनी होती है। तो इसमें कुछ डेटास को सेव किया जाता है, किसी मूवीज़ को, फिर उसको लगा कर के सभी लोग मूवीज़ देखते थे। इसके बाद है एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस। तो ये बहुत ही बड़े डेटास को निकाल करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके उसको पेस्ट करने, उसको सेव करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें रही मेमोरी के बारे में। इसमें हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल में समझा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आप इन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में लिख भी रहे होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है LLL एंड HLL, जिसका पूरा नाम होता है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये एक लैंग्वेज का टॉपिक है, तो इसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। यहाँ पर अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में हर बार ही पूछा जाता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। वह टॉपिक है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो क्या होता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, आइए समझते हैं। तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हमको यह बताता है कि जब हम कंप्यूटर्स को डाटा इनपुट करते हैं तो वह उसको किस तरीके से प्रोसेस करता है और हमको यूज़फुल आउटपुट देता है। तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही एक ब्लॉक डायग्राम होता है। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कुछ इनपुट चीज़ें दी जा रही हैं और उसको प्रोसेस करके बाद में आउटपुट लिया जा रहा है। तो यही इसका ब्लॉक डायग्राम है। हो सकता है आपके क्लास में ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा अलग बनवाया जाए, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ब्लॉक डायग्राम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो आइए पहले समझते हैं कि इस ब्लॉक डायग्राम में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से हम लोग कोई भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, माउस के थ्रू कर सकते हैं। अब वो चीज़ें कंप्यूटर के CPU में जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पूरा पार्ट है रेक्टेंगल शेप का, ये पूरा CPU है। और CPU के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम लोग ALU कहते हैं, और उसके बाद होती है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग CU कहते हैं, और एक होती है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। और हमने आपको बताया है कि प्राइमरी मेमोरी ज़रूरी होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ज़रूरी नहीं होती है। तो बिना सेकेंडरी के भी काम हमारा चल सकता है। तो ये पूरा जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ये CPU है। अब CPU क्या करता है, इन डेटास को जो हम इनपुट में देते हैं उनको प्रोसेस करता है। किस में प्रोसेस करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है यानी कि ALU जो होता है, और जो कंट्रोल यूनिट होता है और जो मेमोरी यूनिट होता है, ये तीनों मिल करके उसको सॉल्व करती हैं। और उसको सॉल्व करने के बाद आउटपुट के फॉर्म में जो हमारा प्रिंटर है या फिर मॉनिटर है उस पर इसको रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक डायग्राम में कंप्यूटर के काम को समझाया गया है। तो ये रहा पूरा ब्लॉक डायग्राम। अब इसके पार्ट्स के बारे में लिखना भी होता है, तो आइए समझ लेते हैं कि इसके पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं।
इसमें सबसे पहली यूनिट है इनपुट यूनिट, जहां से कंप्यूटर को हम लोग कोई डेटा को देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं इनपुट यूनिट। तो इसके बारे में आप इन चीज़ों को लिखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट यूनिट को, जो कि है आउटपुट यूनिट। और इसका काम होता है कि जो कंप्यूटर रिजल्ट शो करता है वो इन्हीं यूनिट्स पे करता है, जैसे कि मॉनिटर पर, प्रिंटर पर, स्पीकर पर। तो इन्हीं सब पर हमारा आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट हमको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है ALU, जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो यह कंप्यूटर में अरिथमेटिकल और लॉजिकल संक्रियाओं को करता है, यानी कि जितनी भी गणना करने की चीज़ें होती हैं, तर्क करने की चीज़ें होती हैं, कंपैरिजन करने की चीज़ें होती हैं, उसका काम करता है ALU। और इसके बाद आता है हमारी दूसरी यूनिट, जिसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है कि कब क्या चीज़ों को भेजना है, कब किसको प्रिंट करना है, कब कौन से डेटा को किधर ले जाना है। तो ये सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट करती है। इसके बाद आती है लास्ट यूनिट, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सेव रखा जाता है, जो कि हमको चाहिए होता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि जितने डेटा वगैरह होते हैं सारे जहाँ पर सेव किए जाते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम के जैसा काम करता है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसका इस्तेमाल हम लोग चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिए। हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप बहुत गलत कर रहे हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज दीजिए। और जाते जाते आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर में क्यों किया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए इसके आंसर से। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की धमाकेदार वन शॉट वीडियो के साथ सेकंड चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।